हेलो एवरीवन। आज से स्टार्ट करेंगे हम एनसीईआरटीज़ टेक्स्ट बुक्स को क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज कवर करना। सबसे पहले हम हिस्ट्री की क्लास 6 to 10 को कवर करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, ये सभी सब्जेक्ट्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वो स्टूडेंट्स जिनके पास ऑलरेडी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हैं वो क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक निकाल कर बैठ सकते हैं। वो जिनके पास नहीं है और वो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं पीडीएफ के थ्रू, बहुत ही इजी है। आपको वेबसाइट पे डालना है ncert.nic.in। ये साइट एनसीईआरटी की खुल जाएगी। इसमें जब आप नीचे जाएंगे तो ये टेक्स्ट बुक वाला ऑप्शन आएगा। इसमें ई बुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ 1 to 12, इसे आप क्लिक करेंगे। इसमें सेलेक्ट करेंगे क्लास को, क्लास 6 और सब्जेक्ट में आप हिस्ट्री की डाल देंगे तो आपका हिस्ट्री का बुक आ जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए कभी कभी हो जाता है कि ये साइट नहीं चल रही होती है, तो बहुत सारे ऑप्शन है। आपको बायजूस का साइट है, आपको दृष्टि की साइट है। आप सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक भी अगर गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे उसमें पीडीएफ डाउनलोड करने का। तो आप क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक डाउनलोड कर लीजिए और फिर हम पीडीएफ के थ्रू डायरेक्टली उसमें से चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये हिस्ट्री क्लास 6 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है। आप चाहे तो पीडीएफ डाउनलोड करके भी, और जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं। इसका टाइटल है आवर पास्ट। सबसे पहले यहाँ पे नेशनल एंथम दिया हुआ है, जो सभी को पता है नेशनल एंथम हमारा क्या है, जन गण मन। इसके कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको लर्न कर लीजिएगा। कई बार यूपी पीसीएस या दूसरे स्टेट पीसीएस में और साथ में जो हमारे समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो नेशनल एंथम को ओरिजिनली बांग्ला में कंपोज किया गया था। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। इसका हिंदी वर्जन अडॉप्ट किया गया है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कौन सी डेट को? 24 जनवरी 1950 को, ये डेट इंपॉर्टेंट है, इस डेट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एंथम के तौर पे इसको जनगण मन को अडॉप्ट किया था। यहाँ पे कंटेंट्स दिए हैं कि आपको इस बुक में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी बुक में, चाहे आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो किसी भी सब्जेक्ट की, आपको ऐसे कॉर्नर्स पे बॉक्सेस में, ये जैसे यहाँ पे दिया है डेफिनेशन, है ना, ये बॉक्सेस में सोर्स दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये सारी चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं इन्हीं बॉक्सेस में से। कीवर्ड्स दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स दिए हुए हैं बॉक्सेस में, जहाँ भी ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड yesterday. You could listen to the radio, watch television, read a newspaper. Last year, ask somebody who remembers. But what about long, long ago? Let us see how it can be done. तो आप में से किसी को भी अगर मेरी वॉइस थोड़ी सी फास्ट लगे, ऐसा लगे कि मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, या किसी को ऐसा लगे कि मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ, तो हमारे यूट्यूब पे सेटिंग्स में रहता है स्पीड का ऑप्शन, आप उसको तेज़ या स्लो अपने हिसाब से कर सकते हैं। What can we know about the past? There are several things. We can find out what people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftsperson, artist, musician, and scientist. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang. Where did people live? Find the river Narmada on map 1. तो मैप 1 इधर है, इसमें नर्मदा आपको कहाँ मिलेगी? ये देखिए, ये है, एक मिनट, यहाँ पे ये नर्मदा रिवर आपको दिख रही है ना, तो यहाँ है नर्मदा। People have lived
along the banks of rivers for several 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered food. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots, fruits, and other forest produced for their food. They also hunted animals. Now find Suleiman and Kirtha Hills. सुलेमान हिल्स एंड कीर्था हिल्स कहाँ पे है? यहाँ ये देखिए नॉर्थ वेस्ट एरिया में, ये रहा आपका सुलेमान हिल्स, है ना, इधर है आपका कीर्था हिल्स, ये ठीक. Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley 8,000 years ago. सुलेमान कीर्ता हिल्स के आसपास में वीट और बार्ले कम से कम 8,000 साल पहले जो है ग्रो की गई. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. Locate the Garo Hills to the northeast and the Vindhyas in the central India. अब इस मैप में गैरो हिल्स देखिए, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, और सेंट्रल इंडिया में यहाँ पे है ये विंध्यास है आपका नर्मदा रिवर के ऊपर. These were some of the other areas where agriculture developed. The places where rice was first grown were grown to the north of the Vindhyas. विंध्यास के नॉर्थ में पहली बार राइस को ग्रो किया गया था. Trace the river Indus and its tributaries. मैप पे फिर से आ जाइए, मैप 1 में. यहाँ ये आपका इंडस रिवर है, यहाँ पे इनकी ट्रिब्यूटरीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, सतलज, ये 5 इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं. ठीक है. ट्रिब्यूटरी होती क्या है? ये एक स्मॉलर रिवर्स हैं जो एक लार्ज रिवर से फ्लो करके जाती हैं, टूट के फ्लो करके. एक स्मॉलर रिवर अगर लार्ज रिवर से निकल के जा रही है तो वो ट्रिब्यूटरी हैं. About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of river Ganga and tributaries and along the sea coast. अब गंगा को इसमें लोकेट करिए कहाँ है, और साथ में उसकी ट्रिब्यूटरी. यहाँ देखिए ये रहा गंगा, है ना, इधर ये गंगा है, और जैसे इसकी ट्रिब्यूटरी एक सोन रिवर भी है. In ancient times, the areas along this river to the south of the Ganga is known as Magadh, now lying in the state of Bihar. Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the country as well. Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including Himalayas, deserts, rivers, and seas, made journeys dangerous at times, but never impossible. So men and women moved in search of livelihood, as also to escape from natural disasters like floods and droughts. Sometimes men marched in armies conquering other lands. Besides, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place. And religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps traveled driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All these led to the sharing of ideas between people. तो इनिशियली हमने देखा सबसे पहले बहुत सालों पहले कि सेडेंट्री लाइफ होती थी. सेडेंट्री लाइफ मतलब क्या? लोग एक ही जगह पे रह रहे हैं, रिवर के अलोंग कहीं पे सेटल हो गए हैं, वो वहीं से थोड़ा बहुत फूड जो है वो हंटिंग गैदरिंग के थ्रू लेके आते हैं, खाते हैं और एक ही जगह पे रहते हैं. धीरे धीरे क्या होने लगा, सेटलमेंट्स बढ़ने लगी, लोग डिस्पर्स होने लगे, दूर दूर एरियाज़ में सेटल होने लगे. फिर लोगों को के अंदर एडवेंचर करने की भी एक्साइटमेंट जागी और वो क्या करने लगे, ट्रैवल करने लगे एक जगह से दूसरी जगह. ट्रैवलिंग की वजह से वो एक दूसरे से मिलने लगे और अपने आइडियाज़ शेयर करने लगे. नाउ व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज? अब क्यों लोग ट्रैवल करते हैं? लुक एट मैप 1 once more. Hills, mountains and seas form the natural frontiers of the subcontinent. इसी मैप में, मैप 1 में आप देख रहे होंगे, हमने ऑलरेडी हिल्स देखा, इधर गैरो हिल्स देखा, यहाँ पे कीर्ता हिल्स है, ये इधर हमने सुलेमान हिल्स देखा. उसके बाद ये सारी रिवर्स हैं, ये इंडस रिवर के, इधर आपका यहाँ पे गंगा रिवर, उनकी ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पे नर्मदा वगैरह हमने देखा, है ना.
तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें दिखी नेचुरल फ्रंटियर्स के फॉर्म पे. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. These movements of people enriched our cultural traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music, even cooking food over several hundreds of years. Names of the land. Two of the words we often use for our country are India and Bharat. अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखेंगे तो उसमें स्टार्टिंग में आर्टिकल 1 में ये दो नाम दिए हुए हैं, इंडिया और भारत. द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. अब ये इंडिया वर्ड जो है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए वो कैसे आया? वो हमारा अभी हमने देखा इंडिया में नॉर्थ वेस्ट की ओर इंडस रिवर है. इंडस रिवर से जिसको सिंधु कहा जाता है संस्कृत में, इस इंडस वर्ड से इंडिया वर्ड आया. फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस. अब एटलस में ईरान ग्रीस देखिएगा. द इरानियंस एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindus or the Indos, and the land to the east of the river was called India. जो ईरानियन या ग्रीक्स थे, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन तो हमारे जैसे उनकी नहीं है, हर जगह की आपने देखी है प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, तो वो यहाँ पे हिंदोस या इंदोस बोलते थे. इनके प्रोनाउंसिएशन की वजह से ये इंडिया एक तरीके से टर्म आ गया. The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda, the earliest composition in Sanskrit, dated to about 3500 years ago. अब भारत जो नाम है वो कहाँ से आया? एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो नॉर्थ वेस्ट एरिया में रहते थे. ये कहाँ पे मेंशन है? ये हमारे ऋग्वेद में मेंशन है. ये ऋग्वेद क्या है? ये अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है संस्कृत लैंग्वेज में, कम से कम 3500 ईयर्स अगो की. लेटर इट वॉज यूज्ड फॉर द कंट्री. बाद में ये भारत टर्म जो है वो कंट्री के लिए यूज़ होने लगा. फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. अच्छा, यहाँ पे हम कॉर्नर में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. ये नीचे क्या है? ये इस डायग्राम की बात हो रही है. नीचे ये एक पेज है फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट. पाम लीफ पे मैन्यूस्क्रिप्ट एक है. This manuscript was written about 1000 years ago. ये manuscript कम से कम 1000 साल पहले लिखी गई थी. The palm leaves were cut into pages and tied together to make books. अब पुराने ज़माने में पेजेस तो हुआ नहीं करते थे, तो वो क्या करते थे? पाम लीव्स लेते थे, उनको कट करके उनको पेजेस के फॉर्म में आपस में टाई कर लेते थे और बुक्स बनाते थे. टू सी अ बर्च बार्क मैन्यूस्क्रिप्ट टर्न टू पेज 45. पेज नंबर 45 पे कहीं पे इन्होंने एक मैन्यूस्क्रिप्ट का बर्च बाग दिए रखा हुआ है. ठीक है, तो ये नीचे क्या है? ये एक तरीके से एक फॉर्मेट है कि कैसे होता था मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह पाम लीव्स पे. नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. One is to search for and read books that were written long ago. These are called manuscripts because they were written by hand. Manuscript मतलब क्या? कि ये हैंड से बाय हैंड मतलब लिखे गए थे. मनु वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है हैंड, है ना. और स्क्रिप्ट तो हमें पता ही है टेक्स्ट होता है, तो हाथ से लिखा हुआ जो टेक्स्ट है वो मैन्यूस्क्रिप्ट है. These were usually रिटन ऑन पाम लीव्स. तो ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है इनिशियली पुराने ज़माने में पाम लीव पे लिखा जाता था. और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज बर्च विच ग्रोज इन द हिमालयाज. या तो पाम लीव पे या स्पेशली प्रिपेयर की जाती थी किसी ट्री के बार्क से जिसको बर्च बोला जाता था, और ये स्पेशली कहाँ ग्रो होती है? हिमालयाज के पास में. ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन अवे Over the years, many manuscripts were eaten away by insects, some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples, monasteries. These books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicines, and science. Besides, there were epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit. Others were in Prakrit. प्राकृत क्या होता है? लैंग्वेजेस यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल.
एंड तमिल। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस भी हम पढ़ सकते हैं। दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है? अब किसी हार्ड सरफेस पे लिखी हुई चीज़, जैसे किसी स्टोन पे लिख दिया हो, किसी मॉन्यूमेंट बिल्डिंग पे लिख दिया गया हो, किसी मेटल पे लिख दिया गया हो। तो यूजुअली किंग्स जो है वो अपने ऑर्डर्स को इंस्क्राइब करते थे, यानी लिखवाते थे ऐसी चीज़ों पे जो किस लिए ऐसा करवाया जाता है कि परमानेंटली रहे उस पर। हमने मैन्यूस्क्रिप्ट में देखा कि अगर आप पाम लीव्स पे या बर्ड्स पे लिखवा रहे हैं तो इंसेक्ट खा जा रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको परमानेंट नेचर देने के लिए ये इंस्क्राइब करवाते थे हार्ड सर्फेसिस पे। There are other kinds of inscription as well, where men and women, including king and queens, recorded what they did. Example, kings often kept records of victories in battle. Can you think of the advantages of writing on a hard surface? And what could have been the difficulties? There were many other things that were made and used in the past. Those who studied these objects are called archaeologists. अब वो लोग जो जो ऐसी चीज़ों की स्टडी करते हैं कि पास्ट में कहाँ पे क्या लिखा गया, कहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। वो क्या करते हैं? वो ये जो बिल्डिंग्स पे, स्टोन्स पे, ब्रिक्स पे लिखी हुई चीज़ें होती हैं, या कोई ऐसे रिमेन्स होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं, स्कल्पचर होता है, इन सब की स्टडी जो करते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। They also explore and excavate, dig under the surface of the earth to find tools. वो और भी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। एक्सकेवेट करना मतलब क्या कि अर्थ के सरफेस में डिग करके कोई टूल्स हो गया, वेपन्स हो गया, पॉट्स हो गया, पैन्स हो गया, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स हो गए, ये सारी चीज़ें डिग करके निकालना और फिर उनकी स्टडी करना कि कब का है, क्या दिया हुआ है इसमें, है ना। फिगर्स होंगे, हो सकता है कभी किसी लैंग्वेज में कोई स्क्रिप्ट लिखी होगी, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ होगा, किंग के नाम लिखे होते हैं, कई बार ईयर भी कई बार लिखे होते हैं, तो वो सारी चीज़ों की स्टडी करना। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, others of bone, baked clay or metal. Objects that are made of hard, imperishable substances usually survive for long time. ऐसे ऑब्जेक्ट जो हार्ड होते हैं और ऐसे सब्सटेंसेस से बने होते हैं जो पेरिशेबल नहीं है इजली, वो काफ़ी लंबे समय तक रह जाते हैं। यहाँ देखिए कॉर्नर पे क्या है, एंड ओल्ड इंस्क्रिप्शन, इस पिक्चर के बारे में बता रहे हैं वो। एंड ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स अबाउट 2250 ईयर्स अगो एंड वॉज फाउंड इन कांधार। कांधार कहाँ है? अफगानिस्तान में, जहाँ इस समय अफगानिस्तान है वहाँ पे था कांधार एक जगह, वहाँ पे पाया गया है ये। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका, जो कि हम आगे कभी जाके देखेंगे कि मौर्यन डायनेस्टी में अशोका एक रूलर थे, ग्रेटेस्ट रूलर थे उस टाइम के, उन्होंने इंस्क्राइब करवाया इस पे। You will read about him in chapter 8. When we write anything, we use a script. Script consists of letters or signs. When we read what is written or speak, we use a language. हम जैसे मैं अभी बोल रही हूँ आपको, हम लोग ये पढ़ रहे हैं बुक को या बीच में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मोस्टली हम इंग्लिश या फिर हिंदी का यूज़ कर रहे हैं। ये क्या होता है? लैंग्वेज। हम पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए किसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। This inscription was inscribed in two different scripts and languages. Script अलग होती है, language अलग होता है। जैसे हम नॉर्मली हिंदी बोलते हैं या लिखते हैं, लिखने के टाइम पे हम जो ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज हिंदी है, पर जब हम लिखते हैं उसे देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो वो जो स्क्रिप्ट है, जिस तरीके से हम हिंदी को लिखते हैं, वो स्क्रिप्ट देवनागरी कहलाती है और लैंग्वेज हिंदी है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस की। ये जो इंस्क्रिप्शन है अशोका का, ये जो यहाँ दिया हुआ है पिक्चर में, दो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेजेस में है। ग्रीक टॉप पे लिखा हुआ है इसमें, और एरामाइक बिलो इसके नीचे लिखा हुआ है, विच वर यूज्ड इन दिस एरिया, उस एरिया में यानी अफगानिस्तान में, कांडाहार में ये दो लैंग्वेजेस स्क्रिप्ट्स जो है यूज़ होती थी। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, birds and fish to find out what people ate in the past.
क्यों वो जानने की कोशिश, अगर कहीं से उन्होंने एक्सकवेट किया, डिग किया और वहाँ से उनको बोन्स मिल रहे हैं किसी एनिमल के, बर्ड्स के, फिश के, तो वो उनको मिल के क्या ऐसा नया मिल जाता है, क्या फ़ायदा हो जाता है? उनको ये पता लगता है कि उस टाइम पे या पास्ट में लोग किस तरीके की चीज़ें खाना प्रेफर करते थे, खाते क्या थे। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली। अब प्लांट के रिमेन्स, ऐसा तो है नहीं कि हर कोई नॉनवेज खाता था, ऐसे भी लोग थे जो वेजिटेरियन थे, लेकिन प्लांट के रिमेन्स ना उस टाइम के इस समय मिलना पॉसिबल थोड़े ना के बराबर हैं, क्योंकि वो इतना देर तक रह नहीं पाते उनके जो रिमेन्स हैं। If seeds of grain or pieces of wood have been burnt, they survive in a charred form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? क्या क्लोथ्स वगैरह मिलते थे frequently? सोचिएगा। Historians, that is scholars who study the past. Historians का कौन है? जो past के बारे में पढ़ते हैं, study करते हैं, वो scholars जो होते हैं उनको historians कहा जाता है। Often use the word source to refer to the information found from the manuscript, inscriptions, and archaeology. Once sources are found, learning about the past becomes an adventure. As we reconstruct it bit by bit, ये जो भी चीज़ें मिलती हैं, इंफॉर्मेशन मिलता है मैन्यूस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से, आर्कियोलॉजी से, इनको ये लोग सोर्स कहते हैं। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स, एक तरीके से डिटेक्टिव की तरह होते हैं, who use all these sources like clues to find out about our past. यहाँ देखिए ये पिक्चर किस चीज़ की है, लेफ्ट, ये वाली जो पिक्चर है, ये पॉट की जो आप देख रहे होंगे, a pot from an old city. Pots like these were used about 4,700 years ago. राइट में क्या है, an old silver coin, ये जो है old silver coin है। Coins such as this one were in use from about 2,500 years ago. In what ways is the coin different from the ones as we use today? अब आप ये देखिए, ये सिल्वर कॉइन्स दिए हुए हैं, खुद सोचिए कि अभी के कॉइन्स में और इन कॉइन्स में क्या डिफरेंसेस हैं। One past or many. Did you notice the title of this book? Our past. जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसका टाइटल है आवर पास्ट, उससे आपके दिमाग में क्या आया आप सोचिए। वी हैव यूज्ड वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। पास्ट में ये प्लूरल है, लास्ट में एस लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग तरीके के पास्ट थे। फॉर एग्जाम्पल, The lives of herders of farmers were different from those of kings and queen. बहुत ही obvious है। The lives of merchants were different from those of craftsperson and so on. Also, as is true even today, people followed different practices and customs in different parts of the country. For example, today most people living in Andaman Islands get their own food by fishing, hunting, collecting forest produce. By contrast, most people living in cities depend on others for supplies of food. Differences such as these existed in the past as well. Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about kings and battles they fought because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers, or herders did not keep records of what they did. While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown. What do dates mean? If somebody asks you the date, you will probably mention the date. जैसे आज की डेट अगर पूछ ली जाए तो कौन सी डेट है? 30th of December 2024. अभी तो हमें पता है, लेकिन यही अगर हम 2000 साल पहले, 4000 साल पहले किसी से पूछते तो क्या किसी को डेट पता होती उस टाइम पे? These years accounted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ. अभी अगर मैं कह रही हूँ कि आज ये 2024 चल रहा है, तो यानी कि कम से कम 2024 साल बीत चुके हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ को। द फाउंडर कौन है? ये फाउंडर हैं क्रिश्चियनिटी के। सो 2000 मीन्स 2000 years after the birth of Christ. All the dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC.
क्राइस्ट के बर्थ के से पहले के अगर ईयर्स हैं उनको BC के फॉर्म में हम बोलते हैं। अगर उनके जैसे जब बर्थ हुआ जिस साल उससे 2 साल पहले चले जाएं तो वो 2 BC हो जाएगा। BC मतलब क्या, बिफोर क्राइस्ट। और अभी वाला AD है, एनो डोमिनी। In this book, we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point. देखिए, letters with dates. BC, we have seen stands for before Christ. हमें पता है BC का मतलब क्या होता है, before Christ होता है. You will sometimes find AD before dates. कई बार आपको dates के आगे AD भी दिखेगा। उसका मतलब क्या होता है, ये 2 लैटिन वर्ड से बना हुआ है, एनो डोमिनी मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि क्राइस्ट का ईयर। अब उनका जब बर्थ हो गया है तो अब वो जब सर्वाइव कर रहे हैं, लिव कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा क्राइस्ट का ईयर, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। सो 2012 कैन बी रिटन एज AD 2012, या अभी 2024 है तो क्या होगा, AD 2024। Sometimes CE is used instead of AD. कई बार AD की जगह ये CE भी यूज़ किया जाता है, सॉरी इधर, या फिर BCE भी यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ BCE। द लेटर CE स्टैंड्स फॉर, CE का मतलब क्या, कॉमन एरा। BCE का मतलब क्या, बिफोर कॉमन एरा, है ना। We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. In India, we began using this form of dating from about 200 years ago, and sometimes the letters BP meaning before present are used. Elsewhere, we have seen that inscriptions are inscribed on hard surfaces. हमने देखा अभी inscriptions क्या होते हैं, जो hard surfaces पे inscribe किए जाते हैं. Many of these were inscribed in several languages of years ago. All inscriptions contain both scripts and languages. अगर inscription है तो जाहिर सी बात है किसी script में लिखी गई होगी, किसी language में लिखी गई होगी. Languages which were used as well as scripts have changed over time. जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया वैसे वैसे लैंग्वेजेस भी चेंज होते गए. सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड? कैसे जो स्कॉलर्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं इन सब चीज़ों की, उनको ये समझ में आएगा, वो ये पता कर पाएंगे कि जो इंस्क्राइब की गई चीज़ें हैं वो किस फॉर्म में है, किस स्क्रिप्ट में है, किस लैंग्वेज में है, उसको डेसिफर कैसे किया गया. डेसिफरमेंट का मतलब यहाँ बताया गया. ये जो प्रोसेस है उस चीज़ को, उस इंस्क्रिप्शन को स्टडी करने का, समझने का, कॉम्प्रीहेंड करने का, उसे कहते हैं डेसिफरमेंट. वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरीज ऑफ डेसिफरमेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट, a country in North Africa where there were kings and queens about 5,000 years ago. Rosetta is a town north coast of Egypt, and here an inscribed stone was found. Rosetta एक जगह है इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट पे. यहाँ पे एक inscribed stone मिला था which contained inscriptions in 3 different languages and scripts, Greek and 2 forms of Egyptian. Scholars who could read Greek figured out that the names of kings and queens were enclosed in a little frame called cartouche. They then placed the Greek and Egyptian signs side by side and identified the sounds for which the Egyptian letters stood. तो इन्होंने क्या किया, जो ग्रीक जिनको आती थी उन्होंने पहचाना जहाँ भी ग्रीक लैंग्वेज में लिखा हुआ था कि अच्छा ठीक है, किंग्स का नाम लिखा है या क्वींस का नाम लिखा हुआ है एक लिटिल फ्रेम में. उन्होंने और पहचाना कि किस तरीके से सारे साइंस बने हुए हैं. आइडेंटिफाई किया साउंड्स को जो इजिप्शियन लेटर्स में थोड़े कुछ लिखे हुए थे. एज यू कैन सी, अ लायन स्टूड फॉर L, a bird for A. Once they knew what the letters stood for, they could read other inscriptions as well. जैसे हमें कभी रीजनिंग के क्वेश्चंस आए होंगे तो उसमें वो कोडेड वाले नहीं होते हैं कि अगर मान लीजिए एक वर्ड है बिलोंगिंग्स, उसका कोड कुछ दिया हुआ है, तो दूसरा वर्ड है समथिंग लाइक टीचर, तो उसके लिए कोड क्या होना चाहिए. तो हम उससे थोड़ा सा वो करने की, वो कोड ब्रेक करने की कोशिश करते हैं ना कि हाँ टीचर के लिए उसी सिमिलर बेसिस पे कौन सा कोड होना चाहिए. वैसे ही ये भी उस तरीके से डेसिफर करते थे कि अगर कोई सिंबल रिपीट हो रहा है तो वो कब हो रहा है, उसके क्या मतलब हो सकते हैं.
तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। यहाँ कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। हाँ, आप चाहे तो अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी हो, अभी हमने जैसे चैप्टर पढ़ लिया, आप चाहो तो खुद से भी एक बार रीड कर सकते हो, अदरवाइज़ एक बार हम लोग को पढ़ के आ गया होगा समझ में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप खुद से उसको एक बार उसके आंसर्स लिख सकते हो। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि यार ये तो क्लास 6 के क्वेश्चंस हैं, इसको मैं क्या लिखूँ। नहीं, लिखते लिखते प्रैक्टिस होगी, और जितना लिखोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उतना स्पीड बिल्डअप होगा, तो आप कर सकते हो। तो ये हमारी पहली क्लास थी अभी। मुझे पता है बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इसमें, बट धीरे धीरे बिल्कुल आएगी इम्प्रूवमेंट, और हम धीरे धीरे ऐसे ही करके हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट को कवर करेंगे और सभी क्लासेस कवर करेंगे। थैंक यू।